आज की कहानी मुंबई के नाला सोपारा की है। ये बात 2019 की है। 21 जून को नाला सोपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन में शाम का माहौल सामान्य था। तभी अचानक एक वायरलेस संदेश आया जिसमें बताया गया कि श्रीराम नगर के ओवरब्रिज के पास एक नाले में नायलॉन के बैग में एक लाश पड़ी हुई है। इंस्पेक्टर बलवंत राव, एपीआई आनंद कोकरे और पुलिस नायक किरण म्हात्रे की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। सिर और चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे और पूरा शरीर खून से लथपथ था। चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचान पाना नामुमकिन था। लाश का पंचनामा करती है और फिर मृतक के शरीर से ऊपरी कपड़े उतारकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के पास लाश की पहचान करने के लिए कोई ठोस सुराग नहीं था। जो कपड़े उतारे जाते हैं सिवाय उस पर पहने कपड़ों के। पुलिस ने ध्यान से उस युवक की शर्ट की जांच शुरू की। कुछ अजीब बात सामने आई। शर्ट के 4 बटन बाकी बटनों से अलग थे। उनमें से एक बटन हल्का टूटा हुआ था और ये बटन बाकी के मुकाबले ज्यादा चमकदार और डिजाइनर नजर आ रहे थे, जैसे किसी खास कारण से इन्हें अलग से लगाया गया हो। पुलिस को शर्ट के कॉलर पर एक नाम दिखाई दिया, SV मेंस वेयर मुंबई 6। यह टेलर की पहचान थी जो अब जांच का अहम हिस्सा बनने वाला था। इस सुराग ने पुलिस के लिए राह खोल दी। अब उन्हें मुंबई के पिन कोड 6 वाले इलाके में उस टेलर की दुकान को ढूंढना था जिसने वह खास शर्ट सिलाई थी। कॉलर में पिन कोड भी लिखा हुआ था, इसलिए जांच टीम को संबंधित टेलर की कमाठीपुरा वाली दुकान को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पुलिस ने थोड़ी खोजबीन के बाद कमाठीपुरा में टेलर की दुकान ढूंढ ली। टेलर के पास पहुंचकर पुलिस ने उसे शर्ट दिखाई, खासकर वे अलग बटन और मृतक की फोटो भी दी। टेलर ने एक नजर में ही शर्ट और फोटो पहचान ली। युवक उसके पास कुछ समय पहले शर्ट सिलवाने आया था। टेलर की इस पहचान ने पुलिस को हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी दे दी। टेलर ने बताया कि इस तरह के डिजाइनर बटन वाली शर्ट हमेशा कृष्णा ही सिलवाता था। यह सुनकर पुलिस को थोड़ी राहत मिली। कम से कम मरने वाले का नाम तो पता चल गया था। जब पुलिस ने कृष्णा का पता पूछा तो टेलर ने कहा कि उसका पूरा पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता है कि कृष्णा जब भी शर्ट सिलवाता उसमें 3-4 अलग रंग और डिजाइन के बटन जरूर लगवाता था। उसने एक बार बताया था कि वह मुंबई सेंट्रल के किसी मुस्लिम होटल में काम करता है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम ने सेंट्रल मुंबई के मुस्लिम मालिकों वाले होटलों में कृष्णा की तलाश शुरू की। आखिरकार जांच के दौरान पुलिस को वह होटल मिल गया जहां कृष्णा काम करता था। पुलिस ने होटल मालिक को मृतक की फोटो दिखाई, जिसे देखते ही उसने पहचान लिया, यह कृष्णा ही था। लेकिन होटल मालिक ने बताया कि कृष्णा पिछले 4 दिनों से गायब है और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब पुलिस ने कृष्णा के दोस्तों के बारे में पूछा तो होटल स्टाफ ने बताया कि उसका एक खास दोस्त भाईंदर में रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह दोस्त भी पिछले 4 दिनों से होटल में नहीं आया था। जैसे ही पुलिस ने सुना कि कृष्णा और उसका दोस्त दोनों ही 4 दिनों से लापता हैं, उन्हें शक हुआ कि शायद कातिल का सुराग मिल गया है। पुलिस ने तुरंत भाईंदर में रहने वाले उस दोस्त का पता लगाया और तेजी से वहां पहुंची। किस्मत से वह शख्स अपने कमरे पर ही मिल गया। पुलिस ने उससे कृष्णा के बारे में पूछताछ शुरू की और यह भी पूछा कि वह 4 दिनों से होटल क्यों नहीं गया। उसने बताया कि वह गंभीर रूप से बीमार था, इसी वजह से होटल नहीं जा पा रहा था। उसकी हालत देखकर पुलिस को उसकी बात पर यकीन हुआ। वह सचमुच बीमार और कमजोर लग रहा था। पुलिस की उम्मीदें जो कातिल से जुड़ा कोई कनेक्शन मिलने की थी, अब धुंधली पड़ती नजर आ रही थी। मामले की गुत्थी अभी तक पूरी तरह सुलझती नहीं दिख रही थी। अब पुलिस ने उससे पूछा, कृष्णा के बारे में ऐसी कोई जानकारी दो जो कम लोगों को पता हो। उसने बताया कि कृष्णा नाला सोपारा में एक लड़की के साथ रहता था। हालांकि उसे ज्योति और कृष्णा के ठिकाने की सटीक जानकारी नहीं थी। पुलिस को कृष्णा के मर्डर केस में अब ज्योति नाम की एक नई कड़ी मिल गई थी। इसके साथ ही पुलिस ने कृष्णा का फोन नंबर भी लिया ताकि कॉल डिटेल से और सुराग जुटाए जा सकें। जब पुलिस ने कृष्णा के फोन की कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच की तो कुछ अजीब नंबरों पर नजर पड़ी। कृष्णा की आखिरी बातचीत इन्हीं नंबरों पर हुई थी। पुलिस ने उनमें से एक नंबर पर कॉल किया और वह एक लड़की का निकला। शक हुआ कि यह शायद वही ज्योति हो। फौरन पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और नाला सोपारा के तुलिंज इलाके की प्रगति नगर बिल्डिंग में उस लड़की का ठिकाना ढूंढ निकाला। पुलिस ने उस लड़की से पूछताछ शुरू की और उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम ज्योति नहीं है। फिर जब कृष्णा के बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा कि वह किसी कृष्णा को नहीं जानती।
पुलिस ने उसे कृष्णा की फोटो दिखाई, यह सोचकर कि शायद वह उसे किसी और नाम से जानती हो। लेकिन फोटो देखकर भी उसने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि वह कृष्णा को जानती है। अब पुलिस का शक और गहरा गया, क्योंकि उसी के नंबर से कृष्णा को कॉल की गई थी। ऐसे में यह कैसे हो सकता था कि वह कृष्णा को नहीं जानती हो। पुलिस ने उसके सामने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स रख दिए, जिसमें उसके नंबर से कृष्णा के नंबर पर की गई आउटगोइंग कॉल्स साफ नजर आ रही थी। यह देखकर लड़की खुद भी चौंक गई और सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने बताया कि हाँ, उसे याद आया, एक बार उसकी दोस्त ज्योति ने उसका फोन उधार मांगा था, यह कहकर कि उसे अर्जेंट कॉल करनी है और उसका अपना फोन बंद हो गया है। यह सुनकर पुलिस ने राहत की सांस ली और उस लड़की पर से शक हट गया। अब पुलिस ने उससे ज्योति का पता पूछा तो उसने बताया कि ज्योति इसी बिल्डिंग में रहती है, ठीक दूसरी मंजिल पर। पुलिस तुरंत ज्योति के कमरे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद मिला। यह देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दरवाजा तोड़ा गया और कमरे की जांच शुरू हुई। पूरा कमरा बेहद साफ सुथरा था, जिसे देखकर पुलिस को शक हुआ, क्योंकि अगर कोई जल्दी में भागता है या सामान्य तौर पर जाता है तो इतनी साफ सफाई नहीं मिलती। पुलिस ने बारीकी से तलाशी शुरू की। तभी दीवार पर ताजा पेंट किया हुआ हिस्सा नजर आया, जो हाल ही में पेंट किया गया लग रहा था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से दीवार की जांच की तो वहां खून के छींटे मिले। इसके अलावा बाथरूम में भी खून के धब्बों के निशान दिखाई दिए। इससे पुलिस का शक पक्का हो गया कि शायद इसी कमरे में कृष्णा की हत्या की गई थी। अब सवाल यह था कि हत्या क्यों की गई। हत्या का मकसद यानी मोटिव अभी भी अज्ञात था, लेकिन पुलिस काफी हद तक कातिल के करीब पहुंच चुकी थी। पुलिस ने अब उस इलाके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की। इस दौरान उन्हें 3 संदिग्ध लोग मिले, 2 युवक और एक लड़की। इन तीनों के पास एक बैग भी था, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। दोनों युवकों ने बैग को अपनी बाइक पर रखा और आगे बढ़ गए। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को साफ करके ज्योति की दोस्त को दिखाया, जिसके फोन से उसने आखिरी बार कृष्णा को कॉल किया था। जैसे ही लड़की ने वीडियो देखा, उसने तुरंत पहचान लिया, वह ज्योति ही थी। इस पहचान ने पुलिस को यह यकीन दिलाया कि ज्योति इस वारदात में शामिल है। लेकिन सवाल यह था कि वे 2 अन्य लोग कौन हैं जो इस हत्या में शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने अब ज्योति के साथ उन 2 संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने ज्योति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें उन्हें एक खास नंबर मिला जो मुख्तार का था। जब पुलिस ने मुख्तार के नंबर की लोकेशन ट्रैक की तो वह सबसे ज्यादा समय नालासोपारा के गोराईपाड़ा इलाके में पाया गया। पुलिस की टीम तुरंत वहां पहुंचकर कई घरों में तलाशी लेने लगी। आखिरकार उन्होंने मुख्तार के कमरे का पता लगा लिया, लेकिन जब पुलिस ने रेड मारी तो मुख्तार वहां नहीं मिला। उसके कमरे में एक लड़का मिला, जो पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने उसे ध्यान से देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वह वही शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। जब पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम सूरज कुमार झा है। पुलिस ने पूछा मुख्तार कौन है, तो उसने कहा कि वह उसका दोस्त है। जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो सूरज समझ गया कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। उसने सारी बातें बताना शुरू कर दिया। सूरज ने कहा कि मुख्तार और ज्योति ने मिलकर कृष्णा की हत्या की है, लेकिन उसने खुद मर्डर नहीं किया। उसने सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी। सूरज ने बताया कि मुख्तार और ज्योति दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पुलिस ने मुख्तार और ज्योति की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसीलिए पुलिस ने मुख्तार के सभी दोस्तों को चेतावनी दी कि अगर मुख्तार उनसे संपर्क करे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने सभी के फोन की जांच शुरू की। करीब 1 महीने बाद मुख्तार ने अपने एक दोस्त से संपर्क किया और बताया कि वह अपने फोन की EMI नहीं चुका पा रहा है, इसलिए उसे कुछ पैसे चाहिए। उस दोस्त ने न सिर्फ पैसे दिए, बल्कि पुलिस को भी मुख्तार की लोकेशन की सूचना दे दी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने मुख्तार की जांच की और पता चला कि वह मुंबई छोड़कर दिल्ली के पास गाजियाबाद में रह रहा है। पुलिस ने गाजियाबाद जाकर मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया। जब मुंबई पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें मुख्तार के साथ ज्योति भी मिली। पूछताछ करने पर दोनों ने जो कहानी बताई वह बेहद चौंकाने वाली थी। पुलिस की पूछताछ में ज्योति ने पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से सुनाया। उसने बताया कि वह यूपी के महाराजगंज की रहने वाली है और उसके भाई का काम यूपी पुलिस में है। ज्योति का एक प्रेमी था, लेकिन उसका भाई नहीं चाहता था कि उसकी बहन लव मैरिज करे।
जनवरी 2018 में ज्योति ने अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भागने का फैसला किया। वह अपने प्रेमी के साथ महाराजगंज से भागकर लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रुके रहने के दौरान उसके प्रेमी के मन में एक डर बैठ गया। उसका भाई जो पुलिस में था, प्रेमी ने कहा कि जहां भी वह भागेंगे ज्योति का भाई उन्हें खोज निकालेगा, इसलिए उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। ज्योति ने प्रेमी के साथ लौटने से मना कर दिया और वह अकेली रोने लगी। इसी दौरान लखनऊ में कृष्णा नाम का एक युवक मिला, जिसने ज्योति को प्यार से समझाया और उसे मुंबई चलने का प्रस्ताव दिया। ज्योति कृष्णा की दरियादिली से खुश होकर उसके साथ मुंबई आ गई। दोनों नालासोपारा की ओसवाल नगरी में रहने लगे, जहां कृष्णा होटल में काम करता था और ज्योति भी नौकरी की तलाश में थी। कुछ महीनों बाद कृष्णा को पता चला कि महाराजगंज में ज्योति की तलाश के लिए 30,000 रुपए का इनाम रखा गया है। उस दिन कृष्णा ने शराब पी थी और नशे में वह लालच में आ गया। उसने यूपी में फोन कर बताया कि ज्योति मुंबई में है और वह उसके बारे में सुराग दे सकता है। लेकिन जब नशा टूटा तो उसने ज्योति को अपनी गलती बताई। इससे ज्योति नाराज हो गई और उसने कहा कि वह 30,000 रुपए के लिए उसे बेच देगा। इसलिए दोनों ने पुराने फोन को बंद कर दिया और अपना कमरा बदल लिया। नए कमरे के मकान मालिक का भांजा मुख्तार था, जिसके साथ ज्योति की दोस्ती हो गई। मई 2019 में कृष्णा कैटरिंग के काम से 1 महीने के लिए पुणे चला गया। इस दौरान ज्योति और मुख्तार के बीच प्यार बढ़ गया और ज्योति बिना बताए मुख्तार के साथ प्रगति नगर में शिफ्ट हो गई। जब कृष्णा लौटे तो उसे पता चला कि ज्योति किसी और के साथ रह रही है। इस पर उसने ज्योति के नए ठिकाने का पता लगा लिया। वह ज्योति से लड़ने गया, जिसे सुनकर मुख्तार भी नाराज हो गया। एक दिन ज्योति ने कृष्णा को समझाने के लिए अपने पास की एक लड़की से फोन मांगा और उसे कॉल किया। बात करने के बाद उसने कॉल हिस्ट्री से कृष्णा का नंबर हटा दिया। रात में नशे में धुत कृष्णा ज्योति के कमरे में पहुंचा और उसके साथ मारपीट करने लगा। नशे में बेहोश होकर कृष्णा वहीं गिर गया। कुछ देर बाद मुख्तार कमरे पर आया और कृष्णा को देखकर गुस्सा हो गया। उसने हथौड़ी से कृष्णा के सिर और चेहरे पर कई बार हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद मुख्तार ने अपने दोस्त सूरज कुमार झा को बुलाया और तीनों ने मिलकर आधी रात के बाद कृष्णा की लाश को बैग में डालकर ठिकाने लगा दिया। लेकिन एक शर्त के 4 अतरंगे बटनों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आखिरकार पुलिस ने सभी तीनों को पकड़ लिया। इस तरह पुलिस ने शर्ट के 4 डिजाइनर बटन से लाश की पहचान की और 1.5 महीने की खोजबीन के बाद कातिलों को पकड़ा। पुलिस ने इस मामले को हल करने के बाद एक बार फिर यह साबित किया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस मामले ने यह संदेश भी दिया कि हमें अपनी जीवन की दिशा चुनने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गलत चुनाव हमें अंधेरे रास्तों पर ले जा सकता है। कहानी के अंत में ज्योति और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन इससे समाज को एक सबक मिला। हमें अपने रिश्तों को समझदारी से निभाना चाहिए और हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए।